स्टूडेंट्स, आज हम समास और अलंकार इन दो टॉपिक्स की दोहराई करेंगे क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आपकी डेट शीट आ चुकी है और एग्ज़ाम भी आपका नज़दीक है, तो हम दो टॉपिक करके इनकी रिवीजन करेंगे। आप जो है रिवीजन करते टाइम ध्यान रखें कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने का प्रयास करें। तो पहला टॉपिक हमारा है समास। समास क्या होता है? समास के द्वारा जो है नए शब्दों की रचना की जाती है और समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। इसके अंतर्गत क्या है कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर नए तरीके से नए शब्द की रचना की जाती है, और जब नया शब्द बनता है तो इसके साथ जो विभक्ति चिन्ह या योजक वगैरह लगा होता है तो उनको हटा दिया जाता है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समास की परिभाषा क्या होगी कि दो या दो से अधिक शब्दों को निकट लाने से नए शब्दों की जो रचना होती है उसे समास कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तुलसी के द्वारा लिखा गया तुलसीकृत, पानी में डूबा हुआ जलमग्न, राह के लिए खर्च, राह खर्च। इस तरह से एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं। तो इससे हम पता लग रहा है कि शब्दों को संक्षिप्त किया जाता है समास में। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद जो पहला पद है उसे पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा पद है वो उत्तर पद होता है। जैसे राह खर्च दिया है तो राह जो है पूर्व पद है और खर्च क्या है? उत्तर पद है। इसी में समस्त पद की प्रक्रिया भी होती है। समास प्रक्रिया में बने नए शब्द को क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। जैसे राह खर्च, ये जो शब्द है ये समस्त पद है। जैसे नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। हाथ से लिखा, हस्तलिखित, रसोई के लिए घर, रसोई घर। तो इसमें लास्ट में जो लिखा है वो समस्त पद है। पूर्व पद और उत्तर पद इसमें क्लियर हो रहा है, ध्यान से देखेंगे तो पता लग जाएगा। इसके बाद समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद को अगर हम अलग कर दें, उसमें विभक्ति चिन्ह वगैरह जो भी आता है वो लगा दें, तो वो समास विग्रह कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर को हमने बनाया रसोई घर, और इसी रसोई घर को हम जो है विग्रह करें तो क्या आएगा? रसोई के लिए घर। यह जो है समास विग्रह कहलाता है। समास के प्रकार या भेद जो होते हैं, 6 भेद होते हैं जिनका हम क्विक रिवीजन करते हैं। पहला है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं, तो आपने कक्षा 8 में किए हैं। अविकारी शब्द जिनमें कोई लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। और ज़्यादातर पहला पद उपसर्ग होता है, और पहला पद जब दूसरे पद में मिल जाता है, पूर्व पद जब उत्तर पद में मिल जाता है तो क्या बन जाता है? ये पूरा पद भी अव्यय ही बन जाता है, अविकारी शब्द ही बन जाता है, जिसका किसी कारण से कोई चेंज नहीं होता। समस्त पद का विग्रह आपको थोड़ा सा समझ के करना पड़ता है, क्योंकि इसके हर पद का समस्त पद का विग्रह जो है अलग तरीके से ही होता है। जैसे आजीवन दिया है तो जीवन भर आएगा, लेकिन आमरण को जीवन मरण भर तो नहीं कह सकते ना, तो मृत्यु तक आएगा आमरण। तो इस तरह से हमें अपने अंडरस्टैंडिंग से इसमें समस्त पद का विग्रह करना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें समस्त पद का विग्रह करना है। और एक बात इसमें और ध्यान करनी है कि जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, इस तरह के शब्द जब प्रयोग होते हैं तो उसमें भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास ही होता है। दूसरा समास हमारा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, इसीलिए मैंने पूर्व पद और उत्तर पद आपको बताए थे, क्योंकि समास में पदों का बहुत महत्व है। तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह जो होता है उसका लोप हो जाता है, और तब जो है समस्त पद बनता है। जैसे देशभक्ति, तो इसके लिए देश के लिए भक्ति आ गया, राजा का पुत्र राजपुत्र, सराहत, सर से आहत आ गया, राह खर्च आ गया, यश प्राप्त हो गया। एग्जाम्पल देखेंगे तो पता लग जाएगा। तो इस तरह से तीसरा समास हमारा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? पहला पद होता है बेटे विशेषण, और दूसरा होता है विशेष्य। तो कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। इसका समस्त पद का जब विग्रह करते हैं तो है जो
ज़्यादातर है जो लिखा जाता है, या रूपी भी कह सकते हैं, जैसे नरसिंह। कुछ एक वर्ण होते हैं जिनमें रूपी यूज कर सकते हैं, बाकी जो है जो लिखा जाता है, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, तो यहाँ कमल की विशेषता बताई जा रही है। लाल किताब, लाल है जो किताब, किताब की विशेषता बताई जा रही है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। पीताम्बर, महात्मा, लालमणि, नीलकंठ, चरण कमल, ये जो है कुछ एग्जाम्पल है। अगला समास हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद जो होता है संख्यावाचक विशेषण होता है। पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है पहला पद, और समस्त पद जो है का विग्रह करते समय समूह या समाहार लिखा जाता है। पहला पद संख्यावाचक या गिनती वाला जो काउंटिंग वाला होता है, और जब समस्त पद का विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार लिखा जाता है। जैसे दोपहर, तो दो पहरों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, पंचवटी 5 वटियों का समूह, नवरात्रि 9 रात्रियों का समूह, तो समूह या समाहार जो है इसमें लिखा जाता है। अगला समास हमारा क्या है, द्वंद्व समास। सबसे इजी समास यही है जो सबसे जल्दी बच्चे पकड़ लेते हैं। द्वंद्व, दो समान शक्तिशाली पद होते हैं, मतलब इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों इक्वल ही होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, दोनों पद एक दूसरे के विपरीत विलोम शब्द भी होते हैं। तो जैसे सुख दुख, सुख और दुख, माता पिता, माता और पिता, हानि लाभ, लाभ हानि और लाभ, इस तरह से जो है समस्त पद बनते हैं। समस्त पद बनाते समय योजक लगा दिया जाता है और विग्रह करते समय और लगा दिया जाता है। अगला समास हमारा है बहुब्रीहि समास बेटे। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, अन्य पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद या उत्तर पद इसमें प्रधान नहीं होता, इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। तो एक विशेष पर्सन के लिए या एक विशेष वस्तु या व्यक्ति के लिए इसमें संबोधित किया बताया जाता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। कुछ पद ऐसे हैं जो द्विगु में भी आते हैं और बहुब्रीहि में भी आते हैं, और कुछ पद ऐसे हैं जो कर्मधारय में भी आते हैं और बहुब्रीहि में भी आते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं होती बेटे। आपका समस्त पद का विग्रह जो है वो डिपेंड करता है कि आपने किसके अकॉर्डिंग किया है। जब हम बहुब्रीहि के समस्त पद का विग्रह करते हैं, नीला, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है, भगवान शिव, एक विशेष पर्सन के लिए यूज हुआ है। और नीलकंठ को हम कहें नीला है जो कंठ, तो ये कंठ की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर आपको क्लियर यही करना होगा, जब तक आप है जिसका बताया जाए, मतलब एक विशेष पर्सन के लिए बताया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है, और जब विशेषता बताई जाए तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। इसी तरह द्विगु समास में भी होता है। जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समूह, तो वह द्विगु है, लेकिन 3 रंग है जिसमें एक विशेष झंडा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तो वो बहुब्रीहि का समास होगा। तो ये हमारे समास हो गई हैं। अब हम अगला टॉपिक करेंगे अलंकार। तो दूसरा टॉपिक हमारा आज है अलंकार। अलंकार का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो शाब्दिक अर्थ होता है इसका आभूषण या गहना। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया था कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना, अर्थात सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले वे साधन जो सौंदर्य में 4 चांद लगा देते हैं, सौंदर्य में वृद्धि कर देते हैं, वो अलंकार कहलाते हैं। तो कवि जो होते हैं वो अपनी कविता रूपी जो कामिनी होती है उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अलंकारों का प्रयोग। जैसे महिलाएं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, बिल्कुल वैसे ही कवि कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है वो क्या होते हैं, अलंकार होते हैं। अलंकारों के भेद 2 प्रकार से किए जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहाँ शब्द के कारण सुंदरता बढ़े वो शब्दालंकार, और जहाँ अर्थ के कारण सुंदरता बढ़े वो अर्थालंकार होते हैं।
तो जैसे एक एग्जाम्पल शब्दालंकार का दिया गया है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाई। यहाँ कनक के स्थान पर उसका पर्याय गेहूँ या जो है सोना या धतूरा रख देने से काव्य सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कनक कनकते सोगुनिया शब्दों के कारण सुंदरता बढ़ रही है, अर्थ के कारण नहीं है। अगर हम यहाँ पे ये लिखें सोना धतूरा ते सोगुना गुनी मादकता अधिकाय, तो वो काव्य क्या है, सुंदरता नष्ट हो जाती है। तो शब्दालंकार के भेद देखिए, 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार करते हैं। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक वर्ण, ध्यान रखें यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होती है, शब्द की आवृत्ति नहीं होती। एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति या दोहराई होती है, मतलब एक ही वर्ण बार बार आता है। आप लोगों ने बचपन में एक टंग ट्विटर पढ़ते थे, बोलते थे, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, चे, तो वो किस लिए करते थे। इसी तरह खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। तो ये वैसे काव्य पंक्तियाँ तो नहीं है, लेकिन इसमें ख और च वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। वर्ण देखना है आपको, अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण एक से अधिक बार आएगा, 2 बार, 3 बार, 5 बार, कितनी ही बार आ सकता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, तो यहाँ तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर में तय वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार हुआ। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन, सीताराम। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, च वर्ण की आवृत्ति है इसमें। मुदित महीपति मंदिर आए, मैं वर्ण की आवृत्ति है। तो इस तरह से एक ही वर्ण की जहाँ बार बार आवृत्ति होगी वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अगला अलंकार हमारा है यमक अलंकार। यमक का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो शाब्दिक अर्थ होता है जुड़वां, मतलब एक ही शब्द एक से अधिक बार आएगा और अलग अर्थ होगा। जैसे ट्विंस हम देखते हैं, दोनों का 2 बच्चे होते हैं तो दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है। बिल्कुल यहाँ पर एक शब्द 2 बार प्रयोग होगा, लेकिन दोनों का अर्थ अलग होगा, तो वो यमक अलंकार कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती हैं। राजा की रानियां हैं, जब महल में निवास कर रही थी तो 3 टाइम समय, बेर का अर्थ है समय, खाती थी। लेकिन अब जो है किन्हीं परिस्थितियों में उन्हें महल छोड़ना पड़ा, जंगलों में भटक रही है, तो 3 बेर खाकर, जंगली फल जो होते हैं उनको खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। तो इस तरह से एक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ और दोनों बार अलग अर्थ में प्रयोग हुआ, तो वो यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, ये भी यमक का एग्जाम्पल है। कनक का कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर वापाए बोराए। इस तरह से एक शब्द का 2 बार प्रयोग होगा और दोनों बार अलग अर्थ में प्रयुक्त होगा, तो वो यमक अलंकार होगा। तीसरा अलंकार हमारा है श्लेष। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे हमने अनेकार्थक शब्द किए हैं ना, बिल्कुल वही यहाँ पर है। शब्द एक बार प्रयोग होगा लेकिन अर्थ अनेक होंगे, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। जैसे पहली लाइन को यहाँ पर आप भूल जाना, नीचे वाली लाइन से ही हमें एग्जाम्पल का जो है अलंकार का एग्जाम्पल मिलेगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब नीचे वाले पानी के बाद 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है, मोती, मानुष और चून। तो देखिए अलग अलग अर्थों में यहाँ पर साफ एग्जाम्पल दिया है। मोती के लिए पानी क्या है, उसकी चमक। मनुष्य के लिए पानी क्या है, उसकी इज्जत। और चून यानी आटे के लिए पानी क्या है, जल। जब उसको मिलाया जाता है तभी आटा यूजफुल होता है। तो यहाँ पर कौन सा है, श्लेष अलंकार है। मतलब शब्द पानी एक बार यूज हुआ, लेकिन मोती, मानुष और चून के लिए इसके अलग अलग अर्थ हैं, तो वो श्लेष अलंकार है। इसी तरह आगे एक एग्जाम्पल दिया गया है। चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुवर्ण शब्द प्रयोग हुआ है। सुवर्ण शब्द का कवि के लिए क्या है, सुंदर शब्द। व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग रूप और चोर के लिए सोना। तो एक सुवर्ण शब्द एक बार प्रयोग हुआ, लेकिन अर्थ क्या है, 3 अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। इसके बाद हम करते हैं अर्था अलंकार।
अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार जो होते हैं उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। अपने अर्थ से जो चमत्कार उत्पन्न करें। हमारे पाठ्यक्रम में 5 भेद हैं, उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। तो सबसे पहले हम उपमा करते हैं। उपमा में जो है, जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, मतलब उसके समान बताया जाए, समानता दर्शाई जाए, तुलना की जाए। जैसे हम कहते हैं दूध सा सफेद रंग, तो दूध के साथ उसकी क्या हुई, तुलना कर दी। चांद सा सुंदर मुख, चांद के साथ क्या हो गई, तुलना हो गई। तो इसमें क्या है, हमें ये ध्यान करना है कि उपमेय का उपमान से तुलना दर्शाई जाती है। पीपर पात सरिस मन डोला, तो सरिस यहाँ पर जो है समानता, पीपल के पत्ते के समान मन डोला। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। इसमें आपको जो वर्ड ध्यान रखने हैं, वाचक शब्द होते हैं सा, से, सम, सी, सरिस, इव, समाना, जैसे भी आ सकता है। तो ये शब्द प्रयोग होते हैं। इनमें से कोई एक शब्द जिस काव्य पंक्ति में प्रयोग हो वो उपमा अलंकार का उदाहरण होगा। सा, से, सी, सम, सरिस, इव और समाना। ज़्यादातर इव का प्रयोग बहुत ही रेयर मिलता है आपको। सा, से, सी, सम, सी, सरिस, ये 5 शब्दों में से कोई ना कोई शब्द आपके पास आ ही जाएगा। आपको उस काव्य पंक्ति को देखना है। अगर सा, से, सी है तो इसके साथ योजक लगा होगा। सरिस और समाना या सम है, इनके साथ योजक नहीं लगा होता। इसके बाद अगला अलंकार है रूपक अलंकार। जब रूपक, रूप देना, मतलब उसके जैसा रूप हो गया। तो जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप लगाया जाता है तो उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उपमेय और उपमान को इतना नजदीक लाया जाता है कि उसमें भेद नहीं कर पाते। बालक श्री कृष्ण मैया से जिद कर रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, चंद्र खिलौना। अब चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए या चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए या चंद्रमा जैसा सुंदर खिलौना चाहिए। चंद्र खिलौना ले हो। उपमेय और उपमान को इतना नजदीक ला दिया कि उसमें भेद करना मुश्किल हो रहा है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण। तो इस तरह से जो है कुछ एग्जाम्पल और भी दिए गए हैं। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, पद कमल, पद रूपी कमल, कमल रूपी पद। देखो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक लाया जाता है। तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है। इसके बाद अगला अलंकार हम करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए तो उस उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उत्तरा के जल भरे नयनों में हिम कणों से परिपूर्ण कमल का जो है संभावना प्रकट की गई है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में ये वाचक शब्द है बेटा, ये इन चीज़ों को ध्यान जरूरी रखना है। मनुहु मानो, जनुहु जानो, जनु, मनु, जो, इन शब्दों का प्रयोग जरूर होता है। इनमें से अगर कोई एक शब्द प्रयुक्त है, मनहु मानो मनु, जानो जनहु जनहो, जो, ये 8 शब्द होते हैं और इनमें से किसी एक शब्द का प्रयोग अगर है तो वो ये वाचक शब्द कहलाते हैं और वो जो शब्द होगा, वो जो अलंकार होगा वो उत्प्रेक्षा होगा। आगे अगला हमारा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति क्या होता है, अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय मतलब बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अतिशयोक्ति कथन, उक्ति होती है कथन, अतिशय मतलब बढ़ाना। तो बात को जहाँ बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कवि जो होते हैं ना, कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ सूर्यदेव भी नहीं पहुँचते वहाँ कवि की कल्पना जरूर पहुँच जाती है। तो कवि जो है बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहने में विश्वास रखते हैं। तो कई बार जो है इतना बढ़ा चढ़ा कर कह देते हैं कि हम विश्वास ही नहीं कर पाते, अविश्वसनीय लगती है वो चीज़। तब जो है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है,
अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक दिन राम पतंग उड़ाई देवलोक में पहुंची जाए। राम जी, भगवान राम जो है पतंग उड़ा रहे हैं अपने बचपन में, देवलोक ही पहुंच गई। तो इतना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कवि है वो कुछ भी बता सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल हैं, देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने जा रही। ये साकेत नगरी है जिसके भवन इतने ऊंचे हैं कि स्वर्ग तक पहुंच गए। इसी तरह एक एग्जाम्पल है, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगी नहीं, उससे पहले सारी लंका जल गई। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में सबने सुना है कि बहुत तेज दौड़ता था, लेकिन एक दिन राणा प्रताप नदी के किनारे खड़े हैं, नदी में बाढ़ आई हुई है, पानी से लबालब भरी हुई है नदी, सोच रहे हैं कैसे पार जाएं। राणा जी ने इस तरफ सोचा, उस तरफ, तब तक चेतक उस तरफ पहुंच गया। आगे नदियां पड़ी है पार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार। राणा ने सोचा इस बार, तब तक था चेतक उस पार। चेतक तो उस तक पहुंच ही गया, घुड़सवार को पता ही नहीं लगा, पॉसिबल नहीं है। फिर भी कवि अपनी कल्पना से उसे पॉसिबल बना रहा है, तो वहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार हमारा है मानवीकरण। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग जो है, नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, इन सब को जो है मानवीकरण कर दिया जाए, मनुष्य की तरह क्रियाएं करते हुए दिखा दिया जाए, तो वहाँ पर क्या आएगा, मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे एक तुम्हारी कविता है, मेघ आए, मेघ आए बड़े बन ठन के। अब बादलों का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जब आते हैं तो कवि कहता है बन ठन के आए हैं, मतलब जैसे दूल्हा ससुराल में सज संवर के जाता है ना, बिल्कुल वैसे बन ठन के संवर के आए हैं, भाई लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे देखेंगे। तो इस तरह से मेघ का क्या कर दिया, मानवीकरण कर दिया। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। अब तालाब में तो पानी ऑटोमेटिक होता ही है, तो उसको एक सेवक की तरह दर्शा दिया। जैसे पहले जब मेहमान आते थे तो सेवक उनका जो है पैर धोने के लिए पानी की परात भर के लाता था, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर तालाब का मानवीकरण कर दिया गया। कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, है वसुंधरा बिखेर देती, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उसको सदा सवेरा होने पर। यहाँ पर जो है ओस का गिरना सामान्य क्रिया है, लेकिन उसको भी सामान्य की बजाय उसका मानवीकरण कर दिया गया, और सूर्य की किरणें जैसे ही आएगी ओस जो है उड़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर उसको कह दिया कि रवि जो है उनको बटोर लेता है, उनको इकट्ठा कर लेता है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। एक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, जो हमारी सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। पुनरुक्ति, एक ही कथन को दोबारा कहना, सेम अर्थ में कहते हैं, तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है बेटे। इसमें योजक लगा होता है और सेम अर्थ में होता है। जैसे तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा झलक, तो इस काव्य पंक्ति में एक साथ तीन अलंकारों का प्रयोग है। तिनकों के हरे हरे, हरे हरे शब्द जो है हरे रंग के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा झलक है। काव्य पंक्ति को पढ़ेंगे तो पता लग रहा है कि तिनकों का क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है। और हिल हरित में अनुप्रास अलंकार भी है। तो इस तरह से एक ही काव्य पंक्ति में एक से अधिक अलंकारों का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो आज हमने 2 टॉपिक की रिवीजन की है, इसके साथ रिवीजन वर्कशीट भी अटैच कर दी जाएगी, जिनको आपने करके देखना है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।